नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद बीएल में। दोस्तों, हमने कल ये पढ़ा था कि श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बेसिक के बारे में जो हमने कल पढ़ा था। श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जैसे हमारा श्वसन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक कैसी कैसी प्रोसेस होती है, ये सारा हमने दोस्तों कल बेसिक साथ देख लिया था। और आगे आज हम पढ़ाते हुए आज हम श्वसन तंत्र के आज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अगर दोस्तों आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में यानी कल पढ़ा था कि जैसे ये हमारा है, ये हमारा जैसे यहाँ हो गया, नाक हो गया, और ये हमारा मुंह हो गया, और यहाँ से आकर ये हमारे श्वसन तंत्र, और ये हमारा बेसिक था। और इसमें क्या है कि ये हमारा जैसे हो गया नाक, और ये हमारा हो गया मुख, और इनमें एक क्षेत्र था नाक, जैसे यहाँ नाक से श्वास आता है, और हमारे मुख से भी ऐसे यहाँ, तो ये क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है दोस्तों फेरिंग्स, इसको बोला जाता है फेरिंग्स यानी ग्रसनी। यानी ये दोनों का श्वास नलिका और हमारे पाचन तंत्र का क्या है, एक कॉमन पॉइंट था। ये दोस्तों हमने कल देख लिया था। और उसके बाद में ये देखा कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमारी श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में किससे बढ़ जाती है कि एक ऊपर वाली कहलाती है, वो कहलाती है हमारी भोजन नलिका, एक भोजन नलिका, और एक इधर वाली श्वास नलिका, श्वास नलिका। अब दोस्तों भोजन नलिका को, तो भोजन नलिका को कहा जाता है दोस्तों, भोजन नलिका को कहा जाता है इसोफेगस, इसोफेगस, इसोफेगस कहा जाता है भोजन नलिका को। और श्वास नलिका को कहा जाता है दोस्तों ट्रेकिया, क्या कहा जाता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया के आगे इन पर एक जैसे यहाँ से ये स्टार्ट होती है, तो यहाँ से दोनों कॉमन स्टार्ट होते हैं, तो ये एक ढक्कन होता है जिसको बोला जाता है घाटी का ढक्कन, यानी जिसको एपिग्लोटिस भी बोला जाता है। ये क्या है दोस्तों, हमारा घाटी का ढक्कन, या इसको एपिग्लोटिस भी बोला जाता है। अब दोस्तों इससे आगे जैसे हमारे इधर वाली श्वास नलिका है, तो इधर वाली ये श्वास नलिका है, तो ये श्वास नलिका जैसे या ये श्वास नलिका हो गई। अब श्वास नलिका यहाँ से दो भागों में बंटी है, ये श्वास नलिका जैसे हमारी हो गई, ये क्या है दो भागों में यहाँ से बंट गई। अब श्वास नलिका दो भागों में बंट गई, तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे श्वास नलिका का प्राथमिक विभाजन क्या कहलाता है। तो प्राथमिक विभाजन कहलाता है दोस्तों हमारा ब्रोंकी, हमारा प्राथमिक विभाजन कहलाता है ब्रोंकी। और सेकेंडरी विभाजन यानी जो यहाँ से प्राथमिक विभाजन होता है वो तो कहलाता है ब्रोंकी, और सेकेंडरी विभाजन होता है इनमें, तो वो कहलाता है सेकेंडरी विभाजन कहलाता है ब्रोंकिलस, ब्रोंकिलस बोला जाता है, या सूक्ष्म वायु नलिका भी बोला जाता है, सूक्ष्म वायु नलिका, सूक्ष्म वायु नलिका। और यहाँ से हमारे जैसे ये फेफड़े जुड़े हुए थे, यहाँ से फेफड़े जुड़े हुए थे, और इधर वाला फेफड़ा क्या थोड़ा सा छोटा होता है यानी इकट्ठा हुआ, और फेफड़ों के चारों ओर जो एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कहा जाता है प्लूरा, प्लूरा। जो हड्डी के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाते हैं, सॉरी फेफड़ों के चारों ओर, वो क्या है प्लेरा, प्लूरा, सॉरी प्लूरा। और इसके यहाँ जो होती है उसको बोला जाता है हड्डी गुहा, हड्डी गुहा बोला जाता है इसको, दबे हुए भाग को। अब और इनमें क्वेश्चन बनता है कि हमारा ये जो फेफड़े हैं इसमें ये बायां फेफड़ा है वो क्या है, एक छोटा होता है, बायां फेफड़ा छोटा होता है, और इसके नीचे है जो पाया जाता है हमारा डायाफ्राम, डायाफ्राम, डायाफ्राम फेफड़ों के नीचे पाया जाता है। ये दोस्तों कल हमने जो देख लिया था। अब दोस्तों आज हमारा पॉइंट ये रहेगा कि जैसे हमने जैसे नाक है तो श्वास हम कैसे लेते हैं, नाक से श्वास लेते हैं। तो दोस्तों एक नाक से भी लेते हैं और हमारे मुख से भी श्वास जाता है, तो इनमें क्या फर्क है। तो दोस्तों हमारे नाक से लिया जाने वाला श्वास क्या होता है, वो होता है शुद्ध होता है, नाक से लिया जाने वाला श्वास है वो होता है शुद्ध। अब ये शुद्ध कैसे होता है, ये शुद्ध ऐसे होता है कि जैसे हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो हमारे जैसे कुछ धूल के कण वगैरह या वायु में कुछ उपस्थित जैसे सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह ये भी है, तो इनमें क्या है कि हमारे श्वास नली जैसे जाते हैं, जैसे हम श्वास अंदर लेते हैं
तो अंदर लेते हैं तो क्या है, हमारी जो ये हमारे जो ये नोस्ट्रिल यानी ये नथुने हैं, तो इनमें क्या है, जो बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है। बाल जैसी संरचनाएं, इनके आगे क्या है, हमारा नाक में पाया जाता है एक श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है कि जैसे धूल के कणों को या बैक्टीरिया वगैरह को, इनको क्या है, अपने जैसे अपने पर चिपका लेता है, क्योंकि श्लेष्मा क्या है, एक द्रव टाइप में रिलीज करता है। तो ये क्या करता है, अपने ऊपर चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद जो हमें छींक वगैरह आती है, तो इसके प्रेशर से क्या है, जो हमारे हमारे नाक से क्या है, बाहर निकल लेता है। तो दोस्तों, और हमारे मुख से आता है, तो मुख वाला श्वास है वो क्या है, अशुद्ध होता है। मुख वाला श्वास क्या है, अशुद्ध होता है। अशुद्ध ऐसे होता है कि इसके वजह से हमारे जो धूल मिट्टी के कण है वो आदि, ये क्या है, हमारे जो मुख से श्वास लेते हैं, तो ये इनके साथ है और चले जाते हैं। अब दोस्तों, हम आगे देखेंगे कि जैसे हम श्वास लेते हैं, तो हम श्वास हमारे शरीर में जाता कैसे है। तो पहले ये देखते हैं कि हमारे रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण है वो कहाँ होता है। शुद्धिकरण में जैसे प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। अब दोस्तों, इनमें दो आता है। हमारे रक्त का प्यूरिफिकेशन है वो होता है फेफड़ों में। प्यूरिफिकेशन फेफड़ों में होता है, और इसका छानना या पृथक्करण या फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, तो ये होता है किडनी में। किडनी में तो यानी जो हमारे रक्त में है, रक्त में जो हानिकारक या अनवांटेड जो कुछ होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे किडनी में, किडनी से क्या है, फिल्टर हो जाते हैं। और हमारे रक्त का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन वो होता है हमारे फेफड़ों से। तो ये होता है हमारे फेफड़ों से। अब दोस्तों, फेफड़ों से कैसे होता है ये देख लेते हैं। फेफड़ों से ऐसे होता है कि जैसे हम श्वास लेते हैं, तो श्वास लेते हैं तो श्वास ये हमारे कहाँ जाता है, हमारे फेफड़ों में जाता है। तो ये ऑक्सीजन हमारे कहाँ जाती है, फेफड़ों तक जाती है। तो फेफड़ों से क्या है, जैसे ये हमारा हो गया हृदय, ये हो गया हृदय। अब हृदय क्या है, चार भागों में बंटा होता है। ये ऊपर वाले हो गए आलिंद, और ये हो गए नील्य। ये भी आलिंद और ये नील्य, और ये इधर वाले हो गए दायां, और ये हो गए बायां। अब दोस्तों, कैसे होता है, तो देखते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने धमनी कौन सी है, वो है महाधमनी। अब और सबसे बड़ी शिरा है वो कौन सी है, महाशिरा। अब हमारे शरीर में जैसे धमनियों में पाया जाता है, वो क्या कैसा पाया जाता है, रक्त धमनियों में पाया जाता है शुद्ध, और शिराओं में क्या पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त। अब दोस्तों देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी शिरा वो कैसे है, महाशिरा। ये क्या करती है, हमारे यहाँ इधर वाले दोनों में क्या है, अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अशुद्ध रक्त होता है इनमें अशुद्ध होता है। तो हमारी महाशिरा, हमारे शरीर की महाशिरा क्या करती है, ये हमारे दायां आलिंद में अशुद्ध रक्त को लाती है। अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अंगों से क्या है, अशुद्ध रक्त यहाँ आ जाता है, और इनसे दायां आलिंद से फिर आता है दायां नीले में। दायां नीले से हमारे यहाँ जुड़ी होती है एक कौन सी है, फुफ्फुसीय धमनी। और दोस्तों, एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध बहता है, तो वो कौन सी है, फुफ्फुसीय धमनी। अब यहाँ से आकर हमारा रक्त आता है, वो कहाँ आता है, फेफड़ों में। यहाँ आता है फेफड़ों में। अब फेफड़ों में क्या है, फेफड़ों से ऑक्सीजन तो इसके साथ मिल जाती है, और CO2 क्या है, बाहर निकल जाती है। CO2 क्या है, बाहर निकल जाती है। अब फेफड़ों में तो यहाँ क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन क्या किसके साथ मिलेगी, यहाँ से हमारी ऑक्सीजन मिलेगी, वो मिलेगी हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन के साथ है, तो इसके बाद ये बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बना लेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगी दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गई। अब क्या करेगी, ये है
यहां से आएगी फेफड़ों से, फेफड़ों से फुफ्फुसी शिरा के साथ, फुफ्फुसी शिरा के साथ मिलकर और हमारे बाएं आलिंद में आ जाती है, बाएं आलिंद में। तो यहाँ क्या करे, हमारे बाएं आलिंद में आ गई ये फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा से। अब यह आ गई हमारे बायां आलिंद में, और बायां आलिंद से हमारा रक्त इसे होकर यह आता है बायां नीले में, और बायां नीले से जुड़ी होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी, महाधमनी, जिसको बोला जाता है अयोटा। महाधमनी ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक है रक्त को पहुंचाती है। अब क्या है दोस्तों, यहां से रक्त है वो हृदय हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक है क्या है पंप करेगा। तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करेगा, तो इसके साथ क्या जाएगी Hp प्लस O2, Hp प्लस O2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाएगी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक या विभिन्न कोशिकाओं तक, ये हमारे हीमोग्लोबिन ले जाएगा ऑक्सीजन को। अब क्या है कि हमारे शरीर में जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त होती है, तो हमें प्राप्त होती है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी ये सूत्र है हमारा ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का अपघटन, ग्लूकोज का अपघटन होता है वो कैसे होता है, हमारे ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे C6H12O6 ये क्या है ग्लूकोज। अब इसका ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होगा, यहाँ 6 लेते हैं इसको, इसमें बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP, ATP रूप में हमारे ऊर्जा निकलेगी, और इनको संतुलित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी संतुलित प्रक्रिया होगी। अब दोस्तों क्या है कि हमें जो ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करनी है, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें क्या है ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का अपघटन है वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में ये होगा। अब क्या है, जैसे ऑक्सीजन आएगी ग्लूकोज के संपर्क में, तो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी बनाएगी, यानी एटीपी के रूप में हमारी ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है एटीपी की फुल फॉर्म होती है। और एटीपी ये कहां स्टोर होती है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा स्टोर होती है, वो होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे ऊर्जा, या इसको माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है एटीपी रूप में संचित होती है, और वो स्टोर कहां होती है, तो ये स्टोर होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोस्तों हो गया। अब दोस्तों ये है कि हम जैसे सांस लेते हैं नाक से, तो सांस नाक से लेते हैं तो हम कौन कौन सी गैसों का जो इनहेल करते हैं, तो इसमें दोस्तों हम लेते हैं, जैसे एक तो लेते हैं नाइट्रोजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ मात्रा में जाती है। जैसे वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं, तो ये गैसें क्या है जो हम सांस लेते हैं तो उसके सांस के साथ भी जाएगी, तो ये दोस्तों हमारे नाक में जाएगी। अब दोस्तों इनमें कौन कौन सी गैसें जाती है, तो दोस्तों हमारे शरीर में नाइट्रोजन जाती है, वो जाती है 78%, और ऑक्सीजन जाएगी वो जाती है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है 0.03%, और अन्य गैसें भी जाती है। तो ये दोस्तों क्या है, हमारे जैसे सांस लेते हैं अंदर करते हैं, तो उसमें क्या है अंदर जाती है। अब दोस्तों क्या है, ये तो होगी सभी गैसें होगी इनहेल, यानी अंतर शोषण में, यानी अंदर गई। अब क्या है, जैसे हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी नाइट्रोजन गैस तो 78% ही वापस आएगी, नाइट्रोजन गैस 78% ही आएगी, ये 78% जाएगी और 78% ही एक्सेल होगी नाइट्रोजन तो जैसे 78% अंदर गई, 78% क्या वापस आ गई। अब ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, जैसे हम 20% क्या इनहेल करते हैं, तो बाहर आती है वो आती है ओनली केवल 17%, यानी 17% यानी 4% है कि क्या हमारे जैसे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में क्या है काम आ जाती है। और CO2 आती है, वो आती है CO2 ये आती है हमारे 4% में, यानी जो हम इनहेल करते हैं। तो नाइट्रोजन क्या है इनहेल, जैसे सांस अंदर लेते हैं तो हम नाइट्रोजन कितने 78%,
और 78%, और हम ऑक्सीजन लेते हैं वो 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है 0.03%। ये क्या है, श्वास है, श्वास के साथ लेते हैं। अब क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होने के कारण क्या है, नाइट्रोजन 78% ही वापस आ जाती है, और ऑक्सीजन क्या 21% अंदर जाती है, लेकिन 4% क्या है जो हमारे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में काम आ जाती है। तो क्या है, ओनली रिमेन यानी रिमेन ऑक्सीजन है वो क्या है, वो बाहर आ जाती है, यानी 17% क्या है, बाहर आ जाती है, और CO2 है 0.03 अंदर जाती है। और उसके बाद जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये क्या है, हमारे शरीर से 4% है क्या है, बाहर आती है। तो ये दोस्तों हो गया इसमें। अब अगला पॉइंट दोस्तों हमारा ये बनेगा कि हमारे शरीर में कल हमने वो भी देखा एक बार कि श्वसन है वो कितने प्रकार का था। तो श्वसन दोस्तों हमारे कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का था। श्वसन कितने प्रकार का था, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अगर देखिए दोस्तों, श्वास है वो कितने प्रकार का, तो श्वास को सामान्यतः कितने प्रकार का मानते हैं दोस्तों, श्वास को मानते हैं जैसे श्वास, तो श्वास को 2 प्रकार का मानते हैं, जैसे एक तो वायवीय श्वास मानते हैं, वायवीय श्वसन, और एक माना जाता है अवायवीय श्वसन। यानी वायवीय श्वसन बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है, तो दोस्तों एरोबिक श्वसन होता है कि ये हमारे वायु की उपस्थिति में होता है, यानी ये O2 की प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में वायवीय श्वसन होता है। और वायवीय श्वसन ये हमारे ये कहाँ इसकी वो प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होती है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे जो एनर्जी बनती है वो बनती है एटीपी के रूप में। तो इसकी प्रक्रिया पूर्ण होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, हमारे कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी एनर्जी एटीपी के रूप में वो है संचित रहती है। एटीपी ग्रुप में होगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दोस्तों हो गया, ये हो गया। अब दोस्तों अवायवीय श्वसन, तो अवायवीय श्वसन है, इसमें क्या होता है, एक तो होता है जैसे O2 की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये कैसे होता है, ये होता है एक यीस्ट में और किण्वन में, यानी ये श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और एक होता है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी में श्वसन। तो ये कैसे होता है दोस्तों, जब हम ऑक्सीजन की कमी में श्वसन होता है, ये हमारी मांसपेशियों में होता है, मांसपेशियों में कैसे होता है, तो देखो दोस्तों एरोबिक श्वसन होता है जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो वो क्या कहलाता है, एरोबिक या वायवीय श्वसन कहलाता है। और अनएरोबिक यानी अवायवीय श्वसन होता है, वो होता है एक तो वायु की अनुपस्थिति में, यानी जहां वायु की उपस्थिति नहीं हो, जैसे वहां वायु नहीं हो, तो वो कहता है दोस्तों वो किसमें होता है, एक जैसे किण्वन की प्रोसेस होती है, किण्वन की प्रोसेस वो क्या है, अवायवीय श्वसन कहलाती है। और एक होती है यीस्ट में भी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। और जैसे इसमें अवायवीय में होता है और ऑक्सीजन की कमी में भी होती है, कि वो कैसे होते हैं कि हमारे मांसपेशियों में, जैसे कभी हम जैसे एक्सरसाइज वगैरह या जिम वगैरह ज्यादा कर लेते हैं, तो क्या होती है हमारे मांसपेशियों में क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो मांसपेशियों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उनको प्रॉपर है वो क्या है, एनर्जी प्राप्त नहीं प्राप्त होती है। तो एनर्जी प्राप्त नहीं होती है तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जैसे इन मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें पहले पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से क्या होगा, लैक्टिक अम्ल, पायरुविक एसिड से
लैक्टिक अम्ल। और हमारी जैसे हमारी मांसपेशियों में क्या है, लैक्टिक अम्ल है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमने श्वसन के बारे में पढ़ लिया। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। जैसे इससे क्वेश्चन बनता है कि हमारे हमारे रेस्पिरेशन फ्यूल कौन सा कहलाता है। तो रेस्पिरेशन फ्यूल कहलाता है, वो कहलाता है हमारा ग्लूकोज। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि हमारे 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 शरीर में है वो ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है। तो वो होती है हमारे एटीपी के रूप में। और ये दोस्तों एक बार एक साइकिल भी बता देता हूँ, देखिए एक बार थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ये क्या है, साइकिल एक बार आपके बहुत ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि ये तो हमने क्या है डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया, या एक है पूरा हमने जो जानकर सारा मतलब सारी चीजें पढ़ ली। अब क्या है एक शॉर्ट में बता देता हूँ। तो शॉर्ट में एक बार देख लीजिए कि हमारा श्वसन है। तो श्वसन कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमारा श्वसन होता है नोज से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होता है श्वसन। इसके बाद में जाता है वो जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स हो जाता है, या इसको बोला जाता है ग्रसनी, यानी नाक से जाता है ग्रसनी में। और ग्रसनी से कहा जाता है, ग्रसनी जाता है हमारे श्वास नली या ट्रेकिया में, ट्रेकिया में। और ट्रेकिया से कहा जाता है वो आ जाता है फेफड़ों में, कहा जाता है फेफड़ों में। और फेफड़ों से, तो फेफड़ों से देखो यहाँ देखिए फेफड़ों से, तो फेफड़ों से कहा जाता है फुफ्फुसीय शिरा में, फेफड़ों से जाता है फुफ्फुसीय शिरा में। और फुफ्फुसीय शिरा में जाने से उसके बाद में जाता है हमारे ये हो गया बायां आलिंद, बायां आलिंद में, बायां आलिंद में। और बायां आलिंद से जाता है दोस्तों हमारे बायां नीले में, बायां आलिंद से बायां नीले में। और बायां नीले से क्या जाता है हमारे शरीर की कोशिकाओं तक या शरीर के अंगों तक, कोशिका या अंगों तक। तो ये क्या है दोस्तों हमारी श्वसन की प्रक्रिया हो गई। ये दोस्तों हमने श्वसन के है जो कंप्लीट पार्ट हो गया। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं और उनको शेयर भी करें। और दोस्तों वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।